अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। अक्सर हमने अपने किताबों में भी पढ़ा है, अदरवाइज भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो मादनी वसाइल हैं उसकी दौलत से माला माल है, और लेकिन ये भी अपनी जगह एक बात मौजूद है कि इतने मादनी वसाइल होने के बावजूद आज भी हम दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, IMF के प्रोग्राम, कभी अपने दोस्तों से पैसा लेते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वाकई पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है, और उसकी एक मिसाल बलूचिस्तान के ज़िला चागी में रैकोदिक की वो माइंस हैं जिसके बारे में पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी दुनिया के माहिरीन का भी ख्याल है कि अगर वहाँ से पाकिस्तान वाकई जो सोने और तांबे के ज़खायर हैं उनको निकाल लेता है तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उस मंसूबे के ऊपर अब बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। जो पहले लिटिगेशंस थी, मामलात पड़े थे, पाकिस्तान ने सेटल किया। लेकिन इसमें जो एक और अहम बात है कि क्यों ये मंसूबा अहम है, शहबाज, बाकी ममालिक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो आकर के सरमायाकारी करें। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं लाइक US, वो भी बहुत ज़्यादा कीन है कि रैकोदिक के मंसूबे में सरमायाकारी करे या पाकिस्तान को कर्जा दे। बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वाशिंगटन बेस्ड, वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जिससे ये एक चीज़ साबित होती है कि वाकई ये जो रैकोदिक की माइंस हैं, वहाँ पर सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वो वाकई ही इतने ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया की उसके ऊपर नज़र है। कामरान, ये जो रैकोदिक का प्रोजेक्ट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है पाकिस्तान में। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो डिसीजन तो याद होगा जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये जो माइंस थी इसका जो एक ठेका था, लीज थी, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन कंपनी को जो दिया गया था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मामला फिर इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया और वहाँ से तकरीबन $6 अरब का फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया। बाद में इनकी सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट के जरिए हमने तकरीबन $1 अरब की कंपनी को अदायगी की और एक नया एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस माहदे को साइन करने से पहले जो अभी इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं बैरक गोल्ड, उन्होंने बहुत सारी गारंटीज पाकिस्तान से ली। उन गारंटीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी एक नया लाया गया कानून, जिसके तहत उनकी जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, उनके जो मुआहदे हैं, उनको जो इंसेंटिव्स हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दी गई। इस वक्त जो प्रोजेक्ट है इसकी अगर आप ओनरशिप स्ट्रक्चर देखें, 50% जो है रैकोदिक का जो है वो शेयर वो बैरक गोल्ड के पास है जो कैनेडियन कंपनी है। बाकी जो 50 है उसमें 25% वफाकी हुकूमत के पास है और 25% जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की ओनरशिप है। ये मंसूबा जो है इसका एस्टिमेट है, तकरीबन इसकी जो टोटल लागत है वो 6 से $6.5 अरब है, जिसमें तकरीबन $3.2 अरब की सरमायाकारी चाहिए। उसके लिए एक लोन चाहिए उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। 6 से $7 अरब हमें वो चाहिए कि उन माइंस में से सोना और जो तांबा हमने निकालना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है, जो इस काबिल बनाना है कि उसको इस काबिल बनाना है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो 2028 तक का इनका जो एस्टीमेट है वो स्टार्ट हो सके। इसमें जो डेट और इक्विटी का एक परसेंटेज अभी जो टेंटेटिवली है कि 50% इसमें कर्जा होगा और 50% जो इसमें जिनकी ओनरशिप है वो उसमें अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे। उस लिहाज से तकरीबन $3.2 अरब एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है। अभी ये सारे नंबर्स कामरान हतमी नहीं है। एक इसकी जो फाइनल फिजिबिलिटी स्टडी आनी है वो दिसंबर में आनी है, उसी का सबको इंतजार है। लेकिन इस दौरान 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सऊदी अरेबिया का इस प्रोजेक्ट में एक इंटरेस्ट है। एक तो ये इशू है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में, बाद इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में करेंगे। दूसरा जो है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि अमेरिका का भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। रैकोदिक का जो ओवरऑल जो इसके ज़खायर है इसके ऊपर 12 बात हो चुकी है, बट एक प्रूवन रिजर्व्स कितने के हैं वो जो आने वाली स्टडी है उससे पता चलेगा। अमेरिकन्स चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो कर्ज चाहिए उसमें वो उनकी कंट्रीब्यूशन वो करना चाह रहे हैं तकरीबन $1 से $1.5 अरब की। ऑल्दो इतना शायद ना हो, अभी उनकी तरफ से एक इंडिकेशन एक आई है, हतमी ऑफर उनकी तरफ से नहीं है, बट इस सिलसिले में उनकी तरफ से जो डिमांड ये है कि पाकिस्तान एक प्रेफर्ड क्रेडिटर का स्टेटस जो है वो अमेरिका को दे। और अमेरिका ये जो इसमें कर्ज देना चाह रहा है, इनकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ द US, उसके जरिए ये कर्ज देना चाह रहा है। और लेकिन उस वक्त तक ये जो कर्ज है वो अमेरिकन नहीं देना चाह रहे जब तक उनको एक तरजीह जो है वो स्टेटस नहीं दिया जाता। और ये रिक्वेस्ट हमने इसके ऊपर पहले भी जिक्र किया था चंद माह पहले, ऑलमोस्ट मई के आसपास ये दरखास्त आई थी अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान ने अभी तक उसके ऊपर
कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस हफ्ते भी अमेरिकन एम्बेसडर की एक मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से और उन्होंने दोबारा इस इशू को रेज किया है। अब इसमें अमेरिकन ये चीज़ क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल एक क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। डिफ़ॉल्ट की बात हर वक्त होती रहती है, जब IMF का प्रोग्राम होता है तो डिफ़ॉल्ट होने का जो उसकी जितनी भी बात होती है वो पीछे चली जाती है और फॉर द टाइम बीइंग आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी नज़र आती है। अमेरिकन का जो कंसर्न ये शो करता है कि ऑल्दो कि एक IMF का प्रोग्राम है बट अभी भी वो चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कैश 22 सिचुएशन ये है कि अगर ये स्टेटस दे दिया जाता है अमेरिका को और उनकी एग्जिम बैंक को, जो एक सॉवरेन बैंक है, तो सेम स्टेटस देना पड़ेगा चाइना की एग्जिम बैंक को, साउथ कोरिया की एग्जिम बैंक को। तो इसकी जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है इसकी और इसकी फिर इकोनॉमिक जो कॉनोटेशन है उसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो अभी तक इस स्टेटस को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे एक अहम सवाल है कि क्या देखें, एक तो बलूचिस्तान चागी, ऑब्वियसली वहाँ पर हमने जो अपने एटमी धमाके भी किए थे उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। क्या पाकिस्तान इसमें दिलचस्पी रखता है कि वाकई ही जो अमेरिका है अगर वहाँ पे हमें लोन देना चाहता है उसके स्टेक्स इतने अहम जो स्ट्रेटेजिक मंसूबे में हों, गिवन द फैक्ट कि वहाँ पर आपको पता है कि चीन की भी सरमायाकारी हो रही है। चीन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वहाँ पर जो गवादर डीप सी पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो क्या इसके हवाले से मतलब पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है अदर देन दैट कि जो कंडीशन अमेरिका ने रखी है कि प्रेफर्ड स्टेटस दें उन्हें आप? देखिए, ये जो कर्ज आएगा एग्जिम बैंक का, ये बहुत ही सस्ता कर्ज होगा, ये कोई एक्सपेंसिव लोन नहीं है। पाकिस्तान की एटलीस्ट सिविलियन गवर्नमेंट की ये डिज़ायर ज़रूर है कि अगर अमेरिकन ये कर्ज दे देते हैं तो पाकिस्तान को ले लेना चाहिए, लेकिन ये कर्ज लेना पाकिस्तान की इस वक्त मजबूरी नहीं है। इस वक्त जो तकरीबन $3.25 अरब रिक्वायरमेंट है इसके लिए डेट फाइनेंसिंग की, उसके अगेंस्ट इंक्लूडिंग अमेरिकन ऑफर वो 4 से $4.5 अरब की ऑफर्स इनके पास हैं। अगर अमेरिकन ऑफर को एक्सक्लूड भी गवर्नमेंट इस वक्त कर दे तो फिर भी इनके पास रफली $3 बिलियन की ऑफर्स मौजूद हैं कर्ज की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना ल्यूक्रेटिव है और जो फ्यूचर है वो इन मादनियात का है, चाहे रियर अर्थ मेटल्स हों, चाहे आपकी कॉपर्स हों, चाहे गोल्ड हो। दुनिया जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा इसकी डिफेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस तरह की जो मादनियात की रिक्वायरमेंट। सवाल इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि जो ना सिर्फ अमरीका बल्कि वर्ल्ड बैंक भी इंटरेस्टेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इंटरेस्टेड है कर्जा देने में, एंड इम्पॉर्टेंटली उनके जो बड़े अहम इत्तेहादी हैं मसलन कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अब ये वो ममालिक हैं, मेरी जो यहाँ पर बहुत से जो डिप्लोमेट्स हैं वो कहते हैं कि जब अमेरिका की पॉलिसी में आपने शिफ्ट देखना होती है ना कि किसी भी मुल्क को अगर कोई फेवर देना चाहते हैं तो आप वॉच आउट करें जो उनके इत्तेहादी हैं आपके रीजन में, मसलन जापान, साउथ कोरिया, ये जर्मनी, कनाडा। अगर वो ममालिक आपके यहाँ आके सरमायाकारी करना चाहते हैं, आपसे इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की आशीर्वाद है, अमेरिका पुश करता है कि आप आगे जाएं। तो मैंने इसीलिए ये सवाल किया कि ये कोई आइसोलेशन में चीज़ नहीं है कि अमेरिका वरना ऑल ऑफ अ सडन, देखिए उनका इंटरेस्ट तो है ना, और बाकी ना सिर्फ खुद दिलचस्पी रख रहा है, वर्ल्ड बैंक को भी शायद वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप भी जाके करें, बाकी मुल्कों को भी जो उनके इत्तेहादी हैं कि आप भी जाके सरमायाकारी करें। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट। कामरान, ये सिर्फ रेकोडेक की माइंस नहीं है, रेकोडेक का तो एक है ना, उसके साथ जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं जिसको गालिबन ये L6 और L8 बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो ब्लॉक्स जो हैं वो उनके अभी वो प्रूवन रिजर्व्स नहीं है, वहाँ पे अभी तक वो रॉ है। चूंकि सारा फोकस रेकोडेक के ऊपर है इस वक्त, बैरे गोल्ड है इसके अंदर, उसकी एक इंटरनेशनल एक स्टेटस भी इस प्रोजेक्ट का एक बन चुका है सम हो। इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स डेफिनेटली होगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर लेट्स से अगर अमेरिकन इसके अंदर नहीं भी आते, जिसके पाकिस्तान को इतना उनकी ना इस चीज़ को वो डिनाई करें ना भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, बड़ा केयरफुली पाकिस्तान मूव कर रहा है, क्योंकि प्रेफर्ड क्रेडिटर स्टेटस देने का मतलब यह है कि आप एक नई एक विंडो खोल रहे हैं और जिसके लिए फिर हर जो मुल्क है वो इस लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन इस प्रोजेक्ट की, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि IMF ने ये शर्त लगाई है कि आइंदा कोई नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनेगा। सियादिक के नाम से एक और माइन है जिसमें चाइनीज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उस सिलसिले में उसको वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का स्टेटस दिलवाना चाह रहे हैं। इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स फर्दर हैं जिसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान फिलहाल इतना कोई फास्टली मूव नहीं कर रहा। ये जो आपने अभी जिक्र किया है, दो इस वक्त जो स्ट्रीम्स हैं वो पैरेलल चल रही हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो फाइनेंसिंग लेना जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं और दूसरा सऊदी इन्वेस्टमेंट और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और पिछले चंद हफ्तों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हुई हैं।
बहुत अहम मुलाकातें लंदन में हो रही हैं, जिसमें अगर हम जिक्र कर लें, अगर ये जो फाइनेंसिंग ऑफर्स भी इनको आ रही हैं उसके हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग और SIFC के लोग ये लंदन गए, वहाँ पे जो भी आपने जिक्र किया, जैसे वर्ल्ड बैंक को $650 मिलियन का कर्ज देना चाह रहा है, एशिया तरक्याती बैंक $400 मिलियन का देना चाह रहा है, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की भी कुछ $100 मिलियन की ऑफर है, कनाडा $500 मिलियन थ्रू एक्सियम बैंक, और जापान $500 मिलियन, साउथ कोरिया $400 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को 100 से 200 मिलियन डॉलर, इसी तरीके से जर्मनी जो है उसका जो KfW डेवलपमेंट बैंक है उसके जरिए कोई $300 मिलियन देना चाह रहा है। तो अगर ये नंबर्स आप जमा कर लें तो $3 बिलियन रफली ये बन जाता है। तो अगर अमेरिकन ऑफर को साइड पे भी कर दें, जो मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन ये आई कि इंडिकेशन तो ऑल दो अमेरिकन $1 से $1.5 अरब की करें, लेकिन वो $400 मिलियन देना चाह रहे हैं। अब अगर $400 मिलियन दे के अमेरिकन इस प्रोजेक्ट तक एक्सेस ले लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन तक भी एक्सेस होगी, फिर और बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस होगी, तो ऑल दो उनका फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि ये कर्ज है, और कंपनी को रिकॉर्ड की जो कंपनी एक बनी हुई है मिनरल डेवलपमेंट की, उसको ये कर्ज जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर जाएगा, जिसमें 50% शेयर होल्डर याद रहे कि उसकी बैरेक गोल्ड की है। तो ठीक है, उनका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनता है, बट ओवरऑल जो दूसरी जो स्ट्रीम चल रही है इसके अंदर, जो सऊदी अरब है, हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि सऊदी अरब ने बाकायदा पाकिस्तान को ऑफर किया है कि वो 15% स्टेक्स इस प्रोजेक्ट के खरीदना चाह रहा है। हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि ऑफर कोई प्राइसिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस हवाले से लंदन में मुलाकातें हुई, सेक्रेटरी फाइनेंस भी गए, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी वहाँ पे गए, और SIFC के भी लोग थे, और बाकी दूसरी काउंटर पार्ट्स भी थे। तो वहाँ पे कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अभी हम इस हद तक आपको बता रहे हैं कि सऊदी ऑफर जो 15% स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक्स के लिए थी, उस पर कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। यही वजह है कि जब सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आए, तो उसमें सिर्फ मुफाहमती याददाश्तें जो थी उनके ऊपर तय पाया, कोई कंक्रीट कमर्शियल एग्रीमेंट किसी भी चीज का नहीं हुआ। और सऊदीज जो हैं वो बहुत अहमियत दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इसमें 15% स्टेक्स लेना चाह रहे हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन जुराई से है, जो ऑफर उनकी तरफ से थी, जिसकी जो प्राइस है वो कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और जिस प्राइस जो उन्होंने ऑफर किए, जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं कॉपर के और गोल्ड के, उसके प्रिवेलिंग रेट से भी अच्छी खासी कम कीमत है जो ऑफर आई है। तो अगर ये दिसंबर वाली जो स्टडी आ जाती है, उसमें आपके पास प्रूवन हर चीज आ जाती है, बैंकेबल फिजिबिलिटी है, वो तमाम चीजें आ जाएंगी, तो उसका जो पाकिस्तान को फायदा होगा, मैं आज के दिन सिर्फ इस हद तक बता सकता हूं कि जो सऊदी ऑफर है मोर देन डबल आपको उसका फायदा होगा जब वो स्टडी आ जाती है, और फिर आप दिसंबर में ये प्रोजेक्ट साइन करते हैं, अगर आप शेयर बेचते भी हैं। दूसरी चीज ये कि जो प्राइसेस हैं, जो ट्रेंड आ रहा है, जो मार्केट रिपोर्ट्स आ रही हैं कॉपर के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इंतजार कर लेता है तो 3 से 4 माह का मजीद, और फिर ये सऊदीज को ये शेयर्स बेचता है, तो हमें बहुत बेहतर कीमत मिल जाएगी। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक ये इस तरह के जो मंसूबे हैं, एट टाइम्स हम जब एक्साइटमेंट में शायद एक दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं करते, तो ये एक ऐसा मंसूबा है कि लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स हैं, गेम चेंजर हो सकता है। तो उस पर आई थिंक बिल्कुल एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। ये ना हो कि कल जब ये मुआहदा हो जाए और फिर बाद में पता चले कि ये तो हम अच्छी टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट नहीं किया और पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये क्यों गेम चेंजर है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कुछ स्टडीज आई हैं कि 6 बिलियन टन की धात वहां पे मौजूद है रैकोदिक माइंस के अंदर, और उसमें अगले 40 साल तक जब ये शुरू हो जाएगी वहां से एक्सट्रैक्शन, 40 साल तक सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वहां से निकलते रहेंगे। पाकिस्तान उसको फरोख्त कर सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। और कहा यह जाता है कि अगर वाकई पाकिस्तान ने उसके ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज किया तो पाकिस्तान की IMF और ये जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे जान भी छूट सकती है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि अमेरिका और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं बहुत कीन है दिलचस्पी रखने में, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपके फैसलों में आज़ादी भी होगी, और जब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर फैसले करेगा तो उसकी फिर इम्प्लीकेशंस अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए भी हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और अहम इशू का कि हुकूमत पाकिस्तान ने कैसे IMF के साथ जो मुआहदा किया या उनसे कमिटमेंट की कि कैसे मजीद बोझ डालना है आपने पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें तमाम का तमाम बोझ आपने सैलरीड क्लास के ऊपर डाल दिया, तो उसमें उन्होंने एक पब्लिक फोरम के ऊपर एक्नॉलेज किया कि यस, जो सैलरीड क्लास है पाकिस्तान में उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, और उन्होंने
इतराफ़ किया इस बात का, और वो ये भी कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दिया जाए, जबकि जो लोग असल में टैक्स जिनको देना चाहिए, जितना देना चाहिए, उनको वो टारगेट करना चाहते हैं। पब्लिकली तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं शहबाज, लेकिन इन रियलिटी जो गवर्नमेंट काम है वो तो वही कर रही है, अपने उस उसूल के ऊपर कारबंद है। प्राइम मिनिस्टर जो भी कहें कि वो मजीद बोझ जो सैलरीड क्लास है, ईजी एक वे है टैक्स लेने का, उन पर डालना चाह रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो हुकूमत ने खुद कमिटमेंट दी है, जो नया IMF का प्रोग्राम हमने साइन किया, और उसमें एक ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि कैसे गवर्नमेंट जो है मजीद अवाम के ऊपर बोझ डालना चाहती है, खास करके जो तनख्वाहदार तबका इन टर्म्स ऑफ टैक्स। कामरान, ये बड़ी ही एक बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत उन लोगों की बात सुनती है, उन बिजनेसेस की बात सुनती है जिनके पास कोई पावर होती है, चाहे पैसे की पावर हो, चाहे स्ट्रीट पावर हो, चाहे शटर डाउन स्ट्राइक की पावर हो, तो उनको तो हर तरह की रिलीफ देती है। IMF से मुआहदे करने के बावजूद उन मुआहदों पे इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि वो लोग या तो उनकी जो कैंपेन्स होते हैं इलेक्शंस की उनको फाइनेंस कर रहे होते हैं, और ये हर सक्सेसिव गवर्नमेंट के साथ ये एक सिलसिला लगा हुआ है, या फिर वो थ्रेट कर रहे होते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसको वो उसको फर्दर उसमें इजाफा कर सकते हैं, शटर डाउन स्ट्राइक के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तनख्वाहदार तबका वो बेचारा कोई भी हो, चाहे वो 50,000 रुपया कमा रहा हो, चाहे 25,000 रुपया कमा रहा हो, या 5 करोड़ रुपया कमा रहा हो, उसकी ऐसा कोई वॉइस नहीं होती। और इस चीज़ का हुकूमत ने हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। यही वजह है कि पिछले 2 से 3 साल में जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो बोझ है टैक्सेस का वो डबल हो गया। और ये वो पीरियड है जब पाकिस्तान में जो महंगाई थी अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर के पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लोगों की एक तरफ आमदन जो थी नेट वो उसमें कमी आ रही, दूसरी तरफ उसके जो टैक्सेस का बोझ था उसमें इजाफा हो रहा था। और हमें लिप सर्विस के अलावा हुकूमत कुछ नहीं दे रही थी। हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, उस वक्त के जो चेयरमैन FBI थे उनकी तरफ से बताया गया हम आपका केस बड़ी ही जोर से उसको फाइट कर रहे और IMF को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF मान नहीं रहा, हम बिल्कुल इसमें लाचार हैं। मैं उस वक्त भी कह रहा था इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब जो रिपोर्ट आई है IMF की, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ इंटेंट का, जिसको साइन करते हैं वजीर खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर, और उसके साथ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लगता है मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा लिखा होता है नाजरीन कि कौन से जो एक्शंस हैं, इकदाम हैं, शराइत हैं वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अमल दरामद उन पे करना चाह रही है प्रोग्राम के लिए। तो उसमें मैं पढ़ देता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना रहे। एक तरफ हमें हुकूमत ये कह रही थी कि आपके लिए हम लड़ रहे हैं IMF से, और दूसरी तरफ हुकूमत के जो वजीर खजाना है उन्होंने इन राइटिंग में IMF को क्या दिया कि वी एम टू इंक्रीज द पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टू यील्ड ₹357 billion by rationalizing the tax rates for individuals and reducing the number of rate slabs to 5 for salary and non-salary individuals। ये लिख के दिया गया। और दूसरी बात ये कहेगी कि we also aim to reduce the slab जहां पे आपको मैक्सिमम रेट चार्ज होगा। तो वजीर खजाना ने ये लिख के IMF को दिया। जो अब IMF की जो रिपोर्ट रिलीज हुई उसमें ये बात सामने आ गई है कि जो स्लैब्स थी उनको 5 किया गया, हुकूमत ने इस चीज पे एग्री किया, हुकूमत बिल्कुल इन एग्रीमेंट थी विद द IMF। और दूसरा कहां पे आपको मैक्सिमम रेट चार्ज होगा, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 56 लाख रुपए सालाना आमदन के ऊपर वो तकरीबन आपका बनता है 4,66,000 रुपए माहाना, और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए ये जो लेवल था मैक्सिमम 35% टैक्स रेट का, उसको मजीद कम करके 3,41,000 रुपए पर मंथ की सैलरी के ऊपर 35% रेट। और पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में एक यूनिक वाकया एक और ये भी किया हुकूमत ने, जो हम पहले रिपोर्ट भी कर चुके हैं। ये जो IMF की जो एक रिपोर्ट रिलीज हुई है उसके अंदर भी ये चीज सामने आई है कि मैक्सिमम टैक्स देने के ऊपर जुर्माना आयद होगा। मैक्सिमम टैक्स देने के ऊपर जुर्माना आयद होगा। 35% टैक्स देने के ऊपर, टैक्स के ऊपर 10% जुर्माना, रेट हो जाएगा 39% जो हो चुका है, और 45% अगर अपने टैक्स उसके ऊपर फिर 10% जुर्माना टैक्स के ऊपर, उसका रेट हो गया 50%। और उसका नतीजा ये निकला कि पहले 3 माह में इस माली साल के जुलाई, अगस्त और सितंबर पाकिस्तान की सैलरीड क्लास ने 111 अरब रुपए का टैक्स दिया, जो पिछले साल के मुकाबले में 56% ज्यादा है। तो ये कामरान ये सूरत हाल जो बन रही है कि तनख्वाहदार तबके ने जिसकी आमदन में कमी हुई
और जिसको जो इन्फ्लेशन ने ज़्यादा आगे हिट किया, उसने 111 अरब रुपए का टैक्स दिया है सिर्फ 3 माह में, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 56% ज़्यादा है। और अब ये भी बता दें कि जो तनख्वाहदार तबके ने तो उतना टैक्स दिया है, जो माशाल्लाह से हमारे ताजर बिरादरी है, जो अरबों खरबों का वो कारोबार करते हैं, तो उन्होंने कितना टैक्स दिया है, क्योंकि उसी से आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाता है। जो आपने शुरू में भी बात की कि जिसके पास तो स्ट्रीट पावर है, जिसके पास ये ताकत है कि वो कारोबार बंद कर देगा, सड़कें सुनसान हो जाएंगी, जो हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनके सामने तो हुकूमत घुटने टेक देती है। लेकिन जो बेचारा तनख्वाहदार तबका है, उस पर जितना मर्जी बोझ डालते रहें, मसलन उसमें ज़ाहिर है कि बेशतर जो उसमें एक कंट्रीब्यूशन जो सरकारी मुलाजमीन की है, अब सरकारी मुलाजमीन ऑफ कोर्स उस तरीके से प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, बाज़ दफ़ा करते भी हैं, लेकिन हुकूमत के पास वो मीन्स और टूल्स मौजूद हैं कि अगर वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये ज़रा बताएं कि अच्छा है कि अगर टैक्स लेना चाहिए, लेकिन अगर ताजरों से भी और जो बाकी तबका है जिनका जितना टैक्स बनता है उनसे उनकी आमदन के मुताबिक टैक्स ले रहे हैं तो चलें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वहां पर इतनी छूट क्यों दे रखी है उन्होंने? कामरान, आपने उसकी गवर्नमेंट मुलाजमीन की जो बात कर दी है उसका भी बता देते हैं। ये 111 अरब रुपया जो इकट्ठा हुआ है, इसमें हुकूमती मुलाजमीन ने, जिसमें वफाकी और सूबाई तमाम हुकूमतों के मुलाजमीन ने मिलकर जो टैक्स दिया है वो सिर्फ 28 अरब रुपया है। ये वो क्लास है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और उनके ऊपर भी ज़्यादा बोझ है, फिर भी उनको 20 से 25% तनख्वाह में इजाफा मिला और उनका 28 अरब रुपया आया। इसमें अगर आप देख लें जो थोड़ा सा खैर उनको एडवांटेज ये भी होता है कि कुछ जो हैं उनको घर की फैसिलिटी भी होगी, मेडिकल भी है अवेलेबल होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, बहुत सारी और नौकरी की जॉब सिक्योरिटी होती है, घर उनको मुफ्त मिले होते हैं, नॉमिनल उसमें कुछ ये करते हैं डिडक्शन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 16.5 अरब रुपया है, जिसमें 103% बाय द वे उसमें इजाफा हुआ। क्यों? क्योंकि सूबों में इनकम के लेवल ज्यादा है। जो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन, उन्होंने 11.5 अरब रुपए का टैक्स दिया, उसमें 85%। जो पाकिस्तान का नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का प्राइवेट एम्प्लॉई है, सबसे ज्यादा टैक्स उसने दिया 50 अरब रुपए का, 41% उसमें इजाफा हुआ है 3 माह के अंदर। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉई है उसने टैक्स दिया है 32.5 अरब रुपए का। तो 73 अरब रुपया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने टैक्स पे किया है आउट ऑफ 111 अरब रुपया। तो यही तो अगर आप ट्रेंड देख लेना, तो इस साल पाकिस्तान का जो सैलरीड क्लास है वो तकरीबन 500 अरब रुपया टैक्स देगा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों को मिला के। अब आ जाते हैं ट्रेडर्स के ऊपर। ट्रेडर्स का IMF ने इनको हदफ दिया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपने उनसे लेना है सिर्फ 10 अरब रुपया। कितना? सिर्फ 10 अरब रुपया ताजिर दोस्त स्कीम के तहत, क्योंकि बड़े ये पावरफुल लोग हैं, उनका आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से टच करना है। चले फिर भी अब 10 अरब ले ले। 30 सितंबर तक कामरान 10 लाख रुपया भी नहीं लिया उनसे, 10 लाख रुपया नहीं लिया, सिर्फ 0.0001% ऑफ द टारगेट ये। और आज अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे बैठे, तो 15 अक्टूबर तक का नंबर आपको पता कितना है? 13 लाख रुपया। ये हालत है ताजिर दो स्कीम की, और हुकूमत बिल्कुल नाजरीन इसमें संजीदा नहीं है। ये कुछ भी कहे, तनख्वाहदार तबके के पीछे बिल्कुल ये एक पड़ चुकी है, और इनका कोई मूड नहीं है कि ताजिरों को टैक्स नेट में लेके आए। कवानीन ये हुकूमत को इजाजत देते हैं FBR को कि अगर टैक्स अपना नहीं देंगे, एडवांस इनकम टैक्स ताजिर दो स्कीम के तहत, तो उनकी जो दुकान है, उनकी जो शॉप और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उनको सील किया जा सकता है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। हुकूमत हमें बताना ये पसंद करेगी कि आपने तनख्वाहदार तबके से तो 111 अरब रुपया ले लिया, लेकिन ताजरों से जब आपने सिर्फ 10 लाख रुपया लिया 3 माह में, तो कितने दुकानें सील की गई, कितने ताजरों को गिरफ्तार किया गया या उनको मजीद मारा दी गई। ये इतनी बड़ी डाइकॉटमी है, ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है। मेरा ख्याल ये वक्त आ चुका है कि तनख्वाहदार जो तबका है वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई इसको अपना लाहेअमल तैयार करना चाहिए, वरना अभी टैक्स शॉर्टफॉल आ रहा है, फिर नया एक बजट आएगा तो फिर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बोझ पड़ेगा वो तनख्वाहदार तबके पर पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जहां पे तनख्वाहदार तबके के ऊपर 111 अरब रुपए का टैक्स का बोझ पड़ा है 3 माह में, दूसरी तरफ बैंकों से भी कोई 197 अरब रुपया इजाफी वसूल करने की बात हो रही है। क्या हुकूमत कर पाएगी या वहां पे फिर कोई रिलीफ दे दी जाएगी? स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे हुकूमत जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर तो टैक्सों का बोझ डाल रही है, लेकिन जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे टैक्स लेते नहीं है। शहबाज, जो बैंकिंग सेक्टर की आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स
जिस रफ्तार से पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा हुआ है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी, और जो डोमेस्टिक कर्जा है ऑफ कोर्स ये जो नया स्टेट बैंक का कानून भी आया था, तो अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लेंड करते हैं और उस पर बेहतरीन उनको गारंटीड जो है वो सूद मिलता है। और हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि जो अगर एक ख़ास उन्होंने बेंच मार्क रखा हुआ है कि अगर आप, क्योंकि वो सेफ आपकी ऑफ कोर्स लेंडिंग है, जब आप गवर्नमेंट को देते हैं आपको तो पैसा मिलना ही मिलना है, लेकिन आमतौर पर कमर्शियल बैंकों का एक पर्पज़ होता है कि वो प्राइवेट लैंडिंग करें ताकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो। तो एक बेंच मार्क रखा हुआ था कि अगर आप वो बेंच मार्क मीट नहीं करेंगे तो देन उनको एडिशनल जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और इस हवाले से एक टैक्स एडवाइजरी फर्म है, उसकी कुछ असेसमेंट भी आई हैं कि जो अब तक की सूरत हाल है, मे बी बिलियंस ऑफ रुपीज़ का एडिशनल टैक्स जो है इन बैंकों पर बनता है। कामरान, जो बैंक का स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का रेट है वो 39% है, इसमें कोई और सुपर टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। और हुकूमत ने 2022 में कानून साजी की, चूंकि बैंकों का एक बहुत ही एक सेफ किस्म की बैंक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट डेट के अंदर, तो गवर्नमेंट को वो कर्जा देते हैं, उस पर बड़े आराम से घर बैठ के पैसा बनाते हैं। उनका जी ठीक है आप हमें कर्जा दें, लेकिन जो आपका 39% रेट है, अगर ये एक सर्टन जो एक थ्रेश होल्ड है उससे ऊपर जाएगा तो ये 49% हो जाएगा, 10% इजाफी देना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को लैंडिंग आप करेंगे तो आपका जो ये रेट है 55% हो जाएगा, 15% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। 2022 में टैक्स लगा, बड़ी नॉमिनल कलेक्शन हुई, बैंकों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान में, तो उन्होंने 2023 में इसको एग्जेम्प्ट करवा लिया। ये टैक्स अब दोबारा जनवरी 2024 से एप्लीकेबल हो चुका है। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड, एक अटेम्प्ट हुई बजट के दौरान जिसके ऊपर हमने खबर भी की थी, बड़ी खामोशी से जो फाइनेंस एक्ट था उसमें एक ड्राफ्ट में तरमीम ऐड की गई कि ये वाला जो टैक्स है ये माफ़ हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसके ऊपर खबर की, प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के और उस वक्त के चेयरमैन FBI को बुला के उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। इवेंचुअली उनको मानना पड़ा और वो जो तरमीम करने की कोशिश थी बैंकों को रिलीफ देने की, वो ख़त्म हो गई। अब तोला एसोसिएट्स ने ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के अंदर जो नंबर्स हैं, जो बैंक्स के पब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं दिसंबर 2023 के, उसको बेस बनाया गया है और उसकी बेस के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्शन किए हैं इस साल की 2025 का जो टैक्स ईयर है, जो दिसंबर 2024 में इनके रिजल्ट्स आएंगे, उसकी बेस पे ये प्रोजेक्टेड नंबर है। तो प्रोजेक्शंस की बेस के ऊपर जो तोला एसोसिएट्स है उनका ये क्लेम है कि बैंकों का जो इजाफी इनकम टैक्स बनेगा वो तकरीबन बनेगा 197 अरब रुपया, ये जो गवर्नमेंट को उन्होंने कर्जा दिया वो उसके ऊपर। साथ ही उन्होंने दूसरी खबर भी दे दी, जो इस रिपोर्ट के उनका दावा है, जो बाद में उन्होंने मेरी उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा जी कि बैंक्स अब ये लॉबी कर रहे हैं कि ये जो 197 अरब रुपए का टैक्स उन्होंने इजाफी देना है, एक तो उससे गवर्नमेंट से एग्जाम्पशन ले लें, एक तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन एग्जाम्पशन लेना कोई इतना आसान नहीं है क्योंकि आप IMF के प्रोग्राम के अंदर, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, अगर किसी को रिलीफ देना हो तो हुकूमत दे सकती है। बहरहाल अभी तक एक कोशिश हो रही है बकौल तोला एसोसिएट के। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जो अशफाक तोला ने, कि बैंक अब करें राउंड ट्रिपिंग, क्योंकि उनकी वो जो एक थ्रेश होल्ड है उससे ज्यादा उन्होंने कर्जा दिया हुआ है हुकूमत को, तो उनको इजाफी टैक्स देना 197 अरब। बकौल तोला साहब के राउंड ट्रिपिंग इस तरह हो रही है कि बैंक ए जो है वो एक बारवर को कहता है कि आप मेरे से कर्जा लें और बैंक बी में डिपॉजिट कर दें, तो वो जो हुकूमती कर्जा है वो कम हो जाएगा, उस परसेंटेज से जो इनका जो प्राइवेट लैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। ये एक उनका दावा है कि ये काम हो रहा है। मैंने पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन से रब्ता किया था वर्जन के लिए, उन्होंने कहा जी फिलहाल हम इस चीज़ के ऊपर वर्जन नहीं देना चाह रहे। बड़ी अब एक ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या बैंक्स टैक्स देंगे, क्या हुकूमत उनको रिलीफ देगी या नहीं देगी, टाइम विल टेल। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये जो 27 बैंक्स हैं, 27 में से कम कामरान 13 बैंक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 15% इजाफी टैक्स लागू हो रहा है और 9 बैंक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 10% इजाफी टैक्स लागू हो रहा है। और अगर ये उनको रिलीफ नहीं दी जाती और राउंड ट्रिपिंग भी नहीं होती तो जो 4-5 बड़े बैंक्स हैं उनका जो रिलीफ बन रहा है तकरीबन 71 अरब रुपए का, सिर्फ 4 से 5 बैंक्स का रिलीफ बन रहा है। तो देखें ऑलमोस्ट ये 197 बिलियन रुपीस का टैक्स बन, तो क्या हुकूमत जो है वाकई उनसे टैक्स लेगी? सो डेफिनेटली हम उस पर नजर रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कनाडा और भारत के दरमियान जो इस वक्त सिफारती जंग चल रही है उसकी क्या वजूहात हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कनाडा और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस कदर कशीदा हैं कि हाल ही में जो SCO की कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें भारतीय सहाफ़ी भी पाकिस्तान में मौजूद थे और ये बात हो रही थी कि इस वक्त भारत के ताल्लुकात की जो नौइयत कनाडा के साथ है, अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो इस वक्त भारत के जो ताल्लुकात
वो कनाडा के साथ अगर आप मुकाबला करें तो पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। तो आप तसव्वुर करें कि कनाडा और भारत के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की क्या नौइयत है। इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो यही है कि पिछले साल जून में एक सिख लीडर थे कैनेडियन, हरदीप सिंह निज्जर, उनका वहाँ पर कत्ल होता है। उसके बाद जो कनाडा की तहकीकाती इदारे हैं वो तहकीकात करते हैं और जिसमें ये चीज़ सामने आती है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में कोई और नहीं बल्कि भारत की हुकूमत उसमें मुलव्वस है। उनकी खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसने ये काम करवाया है। सितंबर पिछले साल खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये इंकशाफ किया। उसके बाद भारत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आया, दोनों ममालिक के तरफ से स्टेप्स लिए गए और ताल्लुकात को भी इवन डाउनग्रेड कर दिया गया। उसके बाद ऑफ कोर्स जो भारत है वो इस बात पर इसरार करता रहा कि हमारे साथ आप शवायद शेयर करें। ये एक मनगढ़ंत हमारे ऊपर इल्ज़ाम है और शहबाज इस हफ्ते जो बड़ी डेवलप है, यानी कि 13 अक्टूबर को वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक और ख़ुद जो कनाडा के हुकाम हैं, एक मुलाकात होती है सिंगापुर में जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुलाकात करते हैं जो कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और जो भारत कह रहा था कि आप हमें सबूत फराहम करें। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने बाकायदा तौर पर, जो कनाडा कहता है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस फराहम किए भारत को थ्रू इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं कि हरदीप सिंह निज्जर का कैसे कत्ल किया, और उसमें भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं ना सिर्फ वो मुलव्वस हैं बल्कि भारत के एक सीनियर जो बीजेपी के लीडर हैं अमित शाह, उनके वज़ीर दाखिला, उन्होंने बराह रास्त ऑर्डर किया हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल को और कहा कि क्योंकि आप चाह रहे थे कि हम आपसे ताउन करें तो अब हम चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें। ना सिर्फ ये बल्कि कनाडा ने यह मुतालबा किया कि आप इस वक्त जो भारत में कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर हैं और उनके साथ जो 5 मजीद डिप्लोमेट्स हैं उनकी इम्यूनिटी को वेव ऑफ करें ताकि हमारे तहकीकाती इदारे उनसे पूछताछ कर सकें, क्योंकि उनको वो भी उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। अब इसके बाद एक नया तूफान वहां पे खड़ा हुआ, भारत ने इनकार किया और उसके बाद कनाडा ने मजबूरन उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया, जो 6 ऑफिशियल्स थे इंक्लूडिंग द इंडियन हाई कमिश्नर इन कनाडा, और उसके जवाब में भारत ने भी यही काम किया। अब ये बहुत एक अहम आई थिंक डेवलपमेंट है इस एतबार से, क्योंकि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर SCO के इजलास पर मौजूद थे और उन्होंने दहशतगर्दी का और इस तरह का जिक्र किया और वो पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है कि इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जो दुनिया है, क्योंकि डोंट फॉरगेट के कनाडा जो है ये इत्तेहादी अमेरिका के भी ये 5 आइज़, जिसमें कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये तमाम ममालिक इनके 5 आइज़ कहते हैं, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, इन तमाम के पास भी इनके सबूत मौजूद हैं कि वो भारत जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता है, जो पाकिस्तान को लेक्चर देता है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं, उनके अपने ही मगरब के इतना सीरियस उनके खिलाफ एलिगेशन है। एक्सप्लिसिटली वो नाम लेकर के कह रहे हैं कि भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये ऑर्डर की असैसिनेशन हरदीप सिंह निज्जर की। कामरान, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन और एज यूजुअल इसमें को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप डेवलपमेंट इस लिहाज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इवेंचुअली ये कंट्रीज जो हैं दूसरे से कोऑपरेट करती हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने भी, मुझे किसी शख्सियत ने बताया था, वो प्रीवी थे कि आप फरमा रहे ना कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये अनाउंस किया, जो वहाँ पे कैनेडियन जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द सिख कम्युनिटी, उनको इस चीज़ का पता चल चुका था बिफोर इवन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड। तो एक उन्होंने जो सिख MPs थे, उन्होंने किसी न्यूज़पेपर को ये इन्फॉर्मेशन लीक की और उस न्यूज़पेपर ने जो ऑफिशियल वर्जन था उसके लिए गवर्नमेंट से रब्ता किया कि आप हमें इस चीज़ का जवाब दें। तो वो सारी उनकी जो बैक एंड फोर्थ जो चीज़ चल रही थी, तो इवेंचुअली वहाँ पे जो चीज़ हुई ये तय पाई कि अगर आप ये खुद रिलीज़ कर देंगे तो स्टोरी की जो टाइमिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंगली, अगर नहीं करेंगे तो हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। तो गवर्नमेंट वॉज प्रेशराइज्ड, इट वॉज नॉट लाइक कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी वो ऑटोमेटिकली इसको उसने उसका नोटिस लिया और वो चली गई। जो मेरे पास इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें उस वक्त भी जो खबरें आई थी, देखें, एक तो वो उन्होंने एंटिसिपेट किया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर दबाव भी था जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और दूसरा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अनलाइक हमारे यहाँ, वहां पर जब केस अदालत में जाना था तो वो चीज़ें तो फिर पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। तो जब पता लग गया कि इतनी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, उसमें भारत की ऑफिशियल्स का नाम आ रहा है, तो वो चीज़ तो छुपेगी नहीं। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से इससे बचने के लिए कि उन पर यह इल्ज़ाम लगता कि क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व थी, तो आप उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, एक उन्होंने ये काम किया। लेकिन उसके बाद उनकी ये तवक्को थी कि इवन सिंगापुर में मुलाकात से पहले लाओस में एक जो समिट था उसकी साइड लाइन के ऊपर जस्टिन ट्रूडो जो हैं
वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे और उनको उन्होंने कन्फ्रंट किया कि आप कहते थे कि एविडेंस नहीं है हमारे पास, अब एविडेंस आ गया तो आप कार्रवाई करें। लेकिन जो इंडिया है, जो खबरें छपी, उन्होंने वाजे किया कि कम वक्त में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजय डोवल, उन्होंने भी कनाडा को कहा कि आप जितने मर्जी एविडेंस ले आएं, हम पब्लिकली इसको ऑन नहीं करेंगे, हम डिनाई करेंगे, हम यही कहेंगे कि आप इसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आई थिंक एक सीरियस इशू है, क्योंकि देखें पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं ना, तो जब पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है भारत के ऊपर, डोसियर भी देते रहते हैं, भारत लगाता है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो आप उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी लेते हैं। बाहर की दुनिया ये कहती है कि इनके तो एक हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम है, लेकिन कनाडा के साथ भारत के उस तरह के कोई ताल्लुकात खराब नहीं थे। वो जो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नजर आती है अमेरिका की, और डोंट फॉरगेट कि अमेरिका के अंदर भी अटेम्प्ट हुई थी भारत ने की, जिसको अमेरिकी एजेंसियों ने प्रीएम्प्ट कर लिया। तो ये आई थिंक एक सीरियस चैलेंज है भारत के लिए, और एक मौके के ऊपर तो ये इतना सीरियस इशू बन गया था जब ये खबर सामने आई। जो एस जयशंकर जिन्होंने पाकिस्तान आना था, वो एक मौके के ऊपर पाकिस्तान के दौरे को मनसूख करने के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि कनाडा के साथ उनकी टेंशन इतनी बढ़ रही थी। जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि हरदीप सिंह निज्जर जो हैं उनको कत्ल किया गया, बल्कि एटलीस्ट 1 दर्जन के करीब जो सिख लीडर कनाडा के अंदर मौजूद हैं, जो भारत के अंदर खालिस्तान मूवमेंट यानी कि एक अलग रियासत का मुतालबा करते हैं, उनके खिलाफ इवन आफ्टर द रेवलेशन के हरदीप सिंह निज्जर को एलिजिडली भारत की खुफिया एजेंसी ने मारा, उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे थे कि बल्कि उनकी लाइफ जो है वो अंडर थ्रेट है। इसी वजह से कनाडा कहती है कि उन्होंने तमाम जो भी इस वक्त शवाहिद थे, जो इन्वेस्टिगेशंस थी, उनको पब्लिक किया है। तो देखते हैं कि ये मामला किस तरफ बैठता है, क्योंकि भारत जो है ऑफ कोर्स कहता है कि हम जो मर्जी कर लें, नहीं मानेंगे कि हम इसमें मुलव्विस हैं, और ऑफ कोर्स कोई भी जो इस तरह की हुकूमत काम करती है वो क्यों मानेगी। बट सर्टनली एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए अब बन गया है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।